हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत सारा डिस्कशन वहाँ ऑलरेडी हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने काफ़ी सारे डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन को डिस्कस किया था, ओम्स लॉ को डिस्कस किया था, ओम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं उसको भी डिस्कस किया था। काफ़ी सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। आज के डिस्कशन में रेजिस्टेंस की बात करेंगे और बैटरी की बात करेंगे और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कशन आज करेंगे, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द रेजिस्टेंस। तो हमें मालूम है कि किसी वायर के रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए, जिसमें एल जैसे आपको पता ही है वायर की लेंथ है और ए इसकी थिकनेस या क्रॉस सेक्शनल एरिया है और रो क्या है? रेसिस्टिविटी। ये है रेसिस्टिविटी, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे। तो रेसिस्टिविटी कह लीजिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लीजिए। और ये रेजिस्टेंस है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो वायर के लिए डिफाइन होता है। रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है, जबकि रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और आपको याद होगा, आपने बात की थी कि रेसिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो मटेरियल ऑफ द वायर, कि वायर का मटेरियल क्या है, और दूसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से चार फैक्टर है? दो तीन तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द वायर पे करता है, मटेरियल ऑफ द वायर पे करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रेसिस्टिविटी आई है तो रेसिस्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस भी करेगा। तो टेम्परेचर पे करता है। इतने फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब लेंथ और थिकनेस तो समझ में आ रहा है। मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, और थिकनेस ज़्यादा होगी तो कम रेजिस्टेंस होगा, ये आप जानते हैं। और रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी रेजिस्टेंस की बात हो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोलिजन्स। किसका कोलिजन? फ्री इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन या पॉजिटिव आयन के साथ जो कोलिजन है वही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब जैसे लेंथ ज़्यादा है वायर की, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थिकनेस ज़्यादा है वायर की, थिकनेस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में आसानी होगी, तो कोलिजन्स की पॉसिबिलिटी कम बनेगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये सब समझ में आता है। मटेरियल कैसे इन्वॉल्व है? मटेरियल इसलिए इन्वॉल्व है कि मटेरियल के साथ एक टर्म हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, कंडक्टिविटी उतनी बढ़िया होगी, उतना बढ़िया कंडक्शन होगा, क्योंकि कंडक्शन अल्टीमेटली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टिविटी उतनी बेटर होगी, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई मटेरियल की बात। अब बचा टेम्परेचर। थोड़ा सा टेम्परेचर को डिटेल में डिस्कस करना है कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। एंड हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात नहीं करेंगे, सेमीकंडक्टर की भी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी करेंगे, इंसुलेटर्स की भी करेंगे, सबकी करेंगे, बट कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम क्यों कहते हैं। तो बहुत आसान है। आप देखिए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर मैं वायर की लेंथ 1 मीटर ले लूँ और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, SI सिस्टम में हम बात करें, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा रो। अब यहाँ से अगर आप रो को डिफाइन करते हैं, यानी रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, नॉट वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यानी अगर मैं किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी को फाइंड करना है, तो उस मटेरियल का एक वायर मैंने ले लिया जिस वायर की लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी होगी। ठीक हो गया।
एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल्सो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए डिफाइन कर रहे हैं आप। जब आप इन जनरल रेजिस्टेंस कहते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, तो उस वायर की लेंथ कुछ भी होगी, थिकनेस कुछ भी होगी, लेकिन यहां पर जब आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। सो हेयर वी आर स्पेसिफिक अबाउट लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने का तरीका है, और यूनिट आपको रेसिस्टिविटी की पता ही है। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट है। ये हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कंडक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं जो बहुत फॉर्मली फिक्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं विद इन द कंडक्टर, बाहर नहीं जा सकते। अनटिल और अनलेस आप एक्स्ट्रा एनर्जी उनको ना दे दें तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन पहले हो चुका है। तो अब ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बैटरी लगाने के बाद या बैटरी लगाने से पहले भी, ठीक है, तो जब ये मूव करते हैं तो इनका आपस में कोलिजन होता है और पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन होता है, और इसी कोलिजन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं का मतलब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और ज़्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी दे रहे हैं, जिससे इनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से इनके मोशन में रैंडमनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी अपने साथ रैंडमनेस लेके आती है, पहली बात। और रैंडमनेस की वजह से ही कोलिजन्स हो रहे हैं ज़्यादा। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया का मतलब आपने थर्मल एनर्जी दी, तो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी तो पॉजिटिव आयंस को भी मिलेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था पॉजिटिव आयंस मूव नहीं कर सकते, ये बात सही है, अनटिल और अनलेस आप टेम्परेचर इतना बढ़ा दें कि मटेरियली आपका मेल्ट हो जाए, तो फिर तो सभी कुछ मूव करेगा। अदरवाइज पॉजिटिव आयंस कैन नॉट मूव। जब तक ये वायर सॉलिड स्टेट में है पॉजिटिव आयंस कैन नॉट मूव, और वही तो सॉलिड स्टेट है। पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर पा रहे हैं तभी तो सॉलिड है। ठीक है, तो अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयंस को भी थर्मल एनर्जी मिलेगी, और उस थर्मल एनर्जी से ये वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी पोजीशन में। तो जब ये वाइब्रेट करने लगेंगे पॉजिटिव आयन इस तरह से, तो ये जो गैप है जिसमें से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को आगे निकलना है, इलेक्ट्रॉन अपने सामने जब पॉजिटिव आयन आएगा तो उसको हटा के तो आगे जाएगा नहीं, उससे टकराएगा, लेकिन रास्ता इसी गैप से बनाना है उसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव आयन भी वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से, तो वाइब्रेशन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव आयन के साथ टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी वजह से रैंडमनेस मोशन में बढ़ गई, और पॉजिटिव आयन भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जिससे ये गैप में से निकलना इन इलेक्ट्रॉन के लिए और मुश्किल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। इसलिए कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। सेमी कंडक्टर्स की बात करूं, सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, एक तो यही चीज होती है जो कंडक्टर के लिए मैंने बताई, बिल्कुल सेम, कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव आयन वाइब्रेट करेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, लेकिन सेमी कंडक्टर में साइमल्टेनियसली एक चीज़ और होती है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लगते हैं उसमें, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ती है, और कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो दो चीज़ें सेमी कंडक्टर में एक साथ हो रही है। एक तो पहला वाला फैक्टर जो मैंने बताया, थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ेंगे, एक तो ये हो रहा है। दूसरा साथ में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं। तो एक फैक्टर थर्मल वेलोसिटी मोर कोलिजन, ये वाला फैक्टर रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। दूसरा फैक्टर ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टिविटी यानी रेजिस्टेंस को कम कर रहा है। तो दो फैक्टर है, एक फैक्टर रेजिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा फैक्टर कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जो सेकेंड फैक्टर है, यानी जिसमें कंडक्टेंस बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम होता है, ये फैक्टर पहले वाले पे डोमिनेट कर जाता है। इसलिए सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो कंडक्ट कर सके, उनको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और लिक्विड्स के लिए एक टर्म होती है विस्कोसिटी, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
और विस्कोसिटी जिस लिक्विड की ज़्यादा होती है उस लिक्विड के पार्टिकल्स की जो मोबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम होती है। जैसे हनी और वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल और हनी का मॉलिक्यूल को अगर मैं कंपेयर करूं तो हनी के मॉलिक्यूल की मोबिलिटी मींस एबिलिटी टू मूव, वो कम होती है। इसलिए हनी उतने स्विफ्टली फ्लो नहीं करता है जितना स्विफ्टली वाटर फ्लो करता है। तो लिक्विड्स में विस्कोसिटी को ध्यान रखें आप। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो कंडक्ट कर सकता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी कम होती है, और विस्कोसिटी कम होने से मोबिलिटी बढ़ती है। मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और ऐसा ही इंसुलेटर्स में भी होता है। हालांकि वहाँ कॉज अलग है, लेकिन इंसुलेटर में भी क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो 4 है कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, और बाकी के जो 3 हैं सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट एंड इंसुलेटर, इन सब का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, एक्सप्रेशन जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में एक रिलेशन आपको बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये देखिए रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो क्या रिलेशन है? आर टी इक्वल्स टू R0 1 प्लस माइनस अल्फा टी, ये रिलेशन है जिसमें आर टी जो है ये है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रेफरेंस टेम्परेचर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर आप 0 से 20 तक कुछ भी ले सकते हैं, है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, पर 0 कंपेयर करने के लिए आसान रहता है, इसलिए 0 ले रहे। और T फॉर राइज इन टेम्परेचर, जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो अब देखो अगर रेफरेंस टेम्परेचर आप 0 ले रहे हैं तो जो भी टेम्परेचर आपने बढ़ाया वो यहाँ आ जाएगा, स्मॉल t। अब बचा ये अल्फा, ये क्या है? इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये अल्फा है। और फॉर्मूले में आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि अभी हमने देखा कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर का या इलेक्ट्रोलाइट्स का कम भी हो जाता है। तो प्लस साइन आएगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, और माइनस आएगा अगर कम हो रहा है। ये रिलेशन है, और यही रिलेशन बिल्कुल रेसिस्टिविटी के लिए भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है। तो एक ही रिलेशन है, रेसिस्टिविटी के लिए लिखें या रेजिस्टेंस के लिए लिखें। ठीक है, अब अल्फा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा क्या है? अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिखूं, आर टी इक्वल्स टू R0 प्लस साइन लेके ही अगर चलता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर टी माइनस R0 इक्वल्स टू R0 अल्फा टी। अब आप देखो व्हाट इज आर टी माइनस R0? ये रेजिस्टेंस था 0 पे और ये रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन रेजिस्टेंस। ये है चेंज इन रेजिस्टेंस। तो फिर ये भी चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये जो चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस पे, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? कि एक तो रेफरेंस टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टेंस था उस पे कर रहा है, आपने टेम्परेचर कितना राइज किया उस पे कर रहा है, और एक टर्म और आ रही है अल्फा, उस पे भी कर रहा है। तो अल्फा जो है ये मटेरियल से रिलेटेड टर्म है। दिस इज द टर्म रिलेटेड विद द मटेरियल ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा ये इस बात पे तो डिपेंड डेफिनेटली करेगा कि आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया, लेकिन इस बात पे भी करेगा कि मटेरियल क्या है वायर का। तो मान लीजिए मेरे पास 2 वायर हैं, बिल्कुल एक जैसे वायर हैं, यानी लेंथ और थिकनेस में एक जैसे हैं, लेकिन इनका मटेरियल अलग अलग है। ठीक है, और इस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ये है और इसके लिए अल्फा ये है, और मान लीजिए इसका अल्फा उससे ज़्यादा है,
इसका अल्फा उससे ज़्यादा है। तो अगर मैं दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ एक जैसा, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा इंक्रीज करता हूँ, तो जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है उसके रेजिस्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का एज कम्पेयर टू इसके। तो अल्फा बेसिकली ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये सही है, कितना चेंज होगा वो अल्फा डिसाइड करेगा। यहां पर ध्यान रखना कि टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हैं इस पे तो करेगा ही, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मटेरियल पे भी कर रहा है कि दो वायर हैं, दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मैंने राइज किया तो टेम्परेचर तो सेम हो गया दोनों के लिए 10-10। अब डिसाइड करेगा अल्फा, अल्फा डिसाइड करेगा कि दोनों में से रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका इंक्रीज होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल अल्फा। और नाम भी देखो उन्होंने कैसे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इफ यू लुक एट दिस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, देख रहे हैं R0 अल्फा टी। अब यहीं से आप अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो अल्फा आ जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इन T। ठीक है, तो अल्फा बेसिकली क्या है? अल्फा आप लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। एक मैं पढ़ रहा हूं इसको, देखिए, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और यूनिट की बात करें तो ऊपर भी रेजिस्टेंस है नीचे भी रेजिस्टेंस है, तो ओम और ओम कैंसिल, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और यहां से एक डिस्कशन हम और करते हैं। तो देखिए ये क्या है कि फिर से अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, RT इक्वल्स टू R0 अल्फा टी प्लस R0, प्लस साइन लेके चल रहा हूं, आप माइनस लेके भी चल सकते हैं, ये लिखूं तो इस रिलेशन में दो वेरिएबल है, एक ये और एक ये, फॉर अ गिवन कंडक्टर। देखो अल्फा की वैल्यू अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होगी, बट फॉर अ गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, एक टेम्परेचर रेंज है, एक ही टेम्परेचर रेंज है, जैसे मैं कहूँ 0 to 50 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर रेंज है। तो इस टेम्परेचर रेंज पे डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे अगर मैं टेम्परेचर की रेंज डिफरेंट कर दूं तो फिर डिफरेंट कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू सेम भी हो सकती है। लेकिन एक ही टेम्परेचर रेंज पे, मान लो 0 to 50, जैसे मैंने कहा, इस टेम्परेचर रेंज पे कॉपर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, अलग अलग होगी कंडक्टर्स के लिए। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स बट फॉर अ गिवन टेम्परेचर रेंज, ये ध्यान रखना। तो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है R0 अल्फा टी, क्योंकि ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी कहीं पे आपसे पूछ सकते हैं। तो डायनेमिक वर्ड बेसिकली मोशन के लिए आता है, डायनेमिक्स आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। डायनेमिक वर्ड जो है मोशन के लिए आता है फिजिक्स में। तो डायनेमिक का मतलब यहां पे मोशन से तो नहीं है, यहां पे डायनेमिक का मतलब है चेंज से। तो ऐसा रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर चेंज करने से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, यानी कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। और ऐसा रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर चेंज होने से बहुत ज़्यादा जिस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। अब जैसे कॉपर है,
कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू होती है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू होती है अल्फा की कॉपर के लिए। जबकि कॉपर का ही अगर एलॉय ले लूं, जैसे मैग्नीन है, मैग्नीन ये कॉपर का ही एलॉय है। मैग्नीन बनता है करीब 80% कॉपर होता है, मैं रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें 4% करीब निकल होता है और बाकी का कितना बचा 16% ये करीब मैग्नीज होता है, मैग्नीज। तो ये कॉपर का एलॉय है, यानी बेस मटेरियल कौन है? कॉपर। तो बेस मटेरियल कॉपर है, तो बाकी इसमें आपने निकल और मैग्नीज मिला दिया तो ये मैग्नीन हो गया। ऐसे ही कॉपर का दूसरा एलॉय होता है कॉन्स्टेंटन, वो सिर्फ कॉपर और निकल से बनता है। उसमें 60% निकल होता है, 40% कॉपर होता है, तो वो कॉपर का एलॉय है, वो भी उसको कहते हैं कॉन्स्टेंटन। मैं नाम लिख देता हूँ क्योंकि ये काम की चीज़ है, कॉन्स्टेंटन बोलते हैं, ठीक है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इन दोनों की, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैग्नीन है, तो मैग्नीन के लिए अल्फा की वैल्यू 0.00001 पर डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि कॉपर के कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन ध्यान से सुनना आप। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मैंने बताया ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और ऐसा रेजिस्टेंस जो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने से बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, तो वो डायनेमिक, ठीक है। कई एक्सपेरिमेंट्स में हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसमें आपको एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे तो करंट तो फ्लो होगी, करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से टेम्परेचर चेंज होता है। अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में करंट फ्लो हो रही है और उस करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, तो पता चला जो जो चीज़ें आपने कनेक्ट कर रखी हैं उनके रेजिस्टेंस पे अगर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अगर चेंज हो गया तो आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेना या मेजरमेंट लेना मुश्किल काम हो जाएगा, या अगर लेंगे भी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे कि जो रेजिस्टेंस हो वो स्टैंडर्ड हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो एकदम से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अगर आपको बनाना है तो आप या तो मैग्नीन का बनाते हैं या कॉन्स्टेंटन का बनाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए दो रिक्वायरमेंट होती हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अगर बनाना है तो इसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहली कि रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, दूसरा अल्फा की वैल्यू कम होनी चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, और बहुत सिंपल है। आपने दो वर्ड यूज़ किए हैं, स्टैंडर्ड और रेजिस्टेंस। यानी आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस उसी का बनाओगे जिसके पास रेसिस्ट करने की एबिलिटी होगी, यानी जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी, उसी का बनाओगे रेजिस्टेंस आप। और स्टैंडर्ड चाहिए का मतलब अल्फा कम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड मतलब लेस वैल्यू ऑफ अल्फा, और रेजिस्टेंस चाहिए तो रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। अब कंडक्टर्स जैसे कॉपर है, कॉपर की रेसिस्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, इट्स अ गुड कंडक्टर, तो अच्छे कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कम होगी। तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय बना देते हैं। अब इसको भी आप समझ लो, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एलॉय बनाने से रेसिस्टिविटी कैसे बढ़ जाती है, तो मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, प्योर कॉपर है, ये कॉपर का वायर है, ये इसके पॉजिटिव एंड्स हैं, ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका प्योर कॉपर है। अब आपने एलॉय बनाया, तो अभी आपने देखा मैग्नीन बनाया आपने, तो मैग्नीन में क्या करा आपने, कॉपर में आपने निकल ऐड कर दिया और थोड़ा मैग्नीज ऐड कर दिया। अब ये जो निकल और मैग्नीज आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कॉपर है, प्योर कॉपर। अब इसमें आपने मैग्नीज और निकल को ऐड करना है। तो जब मैग्नीज और निकल को ऐड करेंगे तो इनके जो एटम्स हैं, मैग्नीज के और निकल के जो एटम्स हैं, वो कहाँ फिट होंगे, वो जहाँ पे गैप आ रहा है ये यहाँ फिट होंगे। ये देखिए यहाँ फिट हो गए, ठीक है। अब आपने मान लीजिए निकल भी ऐड किया है, तो निकल भी ऐड किया है आपने, तो निकल के एटम्स कहीं यहाँ फिट इन हो गए मान लो ये। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्राउड बढ़ गया,
क्राउड बढ़ गया। यहाँ देखो ये है प्योर कॉपर आपका, और ये है आपका मैग्नीन का वायर जिसमें आपने निकल और मैग्नीज के एटम्स ऐड कर रखे हैं। तो आप देखो क्राउड कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके कोलिजन के चांसेस कम है, जबकि यहाँ अगर मूव करेगा तो कोलिजन ज़्यादा होंगे। तो इसकी रेसिस्टिविटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी कॉपर के कंपैरेटिवली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलॉयज़ की रेसिस्टिविटी बेस मटेरियल से ज़्यादा क्यों होती है। बेस मटेरियल का मतलब अगर कॉपर का एलॉय बनाया है तो कॉपर इज़ द बेस मटेरियल। तो जैसे मैग्नीन की रेसिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा क्यों है, तो वो आप देख पा रहे होंगे कि क्यों है। और अल्फा की वैल्यू कम होती है इसके लिए। अब ये भी देख लो कि अल्फा क्यों कम होता है, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे कोलिजन्स इसमें बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे तो पहले ही इतने ज़्यादा कोलिजन हो रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि जो अलॉय बनाया है जिसकी वजह से ये क्राउड यहाँ बढ़ गया है, कोलिजन ऑलरेडी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं मान लो, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं या दोनों ही ऐसे एलॉय हैं जिनके लिए रेसिस्टिविटी हाई होती है और अल्फा की वैल्यू कम होती है, और इन्हीं से आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये ध्यान रखिए। एक डिस्कशन और करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये रिलेशन था हमारा, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें दो वेरिएबल है, ये और ये। एक तो वेरिएबल है आपका ये रेजिस्टेंस और दूसरा टेम्परेचर, बाकी सब कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मटेरियल, ठीक है, फॉर अ गिवन कंडक्टर, बाकी सब कांस्टेंट है। ये दोनों वेरिएबल हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को y = mx + c से कंपेयर करूं, जिसमें m क्या होता है स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ये c होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो y की जगह ये है, x की जगह ये है, और बाकी m की जगह ये है और c की जगह ये है। तो ये m है और ये c है, बाकी ये x और ये y। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ टेम्परेचर, जो कि मैं सेल्सियस स्केल में ले रहा हूँ, एंड रेजिस्टेंस, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, राइट, RT वर्सेस T ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप की जगह क्या है R0 अल्फा। तो इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा R0 अल्फा, एक। और दूसरा, लुक एट दिस पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम भी होगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा है जहां पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 0, एंड दिस टेम्परेचर इज व्हाट यू कॉल क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 0। हालांकि ये टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। लेकिन बात सही है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कम होने से कम भी होगा। तो कम होते होते कितना हो गया 0। और अगर कोई कंडक्टर, अच्छा देखो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या है कि कंडक्टर अच्छा कंडक्शन देता है, अच्छे से कंडक्ट करता है। और जो अच्छे से कंडक्ट करता है का मतलब वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो ऐसा कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर ही ना करे वो सबसे बढ़िया कंडक्टर। तो उसको क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड अ सुपर कंडक्टर। सुपर मतलब बेस्ट, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये भी कहीं पे डिस्कशन में आ सकता है। और आपको याद होगा सुपर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बनेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि कोई ऐसी सरफेस जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं है। तो ऐसी सरफेस में अगर कोई बॉडी एक बार मूव करना स्टार्ट कर दे तो बिना एनर्जी के सप्लाई के वो लगातार मूव करती रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं।
फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा तो उस बॉडी को एक बार एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, वो एनर्जी से ही वो अपना मोशन कंटिन्यू रख पाएगा फॉर एवर, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ही एक कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का। तो एक बार करंट फ्लो करा दीजिए आप उसमें, उसके बाद बैटरी हटा लीजिए और सर्किट कंप्लीट कर दीजिए, तो करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग फॉर एवर बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। हालांकि इस फिनोमेना को हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन बताने की आई होप जरूरत नहीं है कि दैट टेम्परेचर एट विच अ कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सुपर कंडक्टिविटी को डेली लाइफ में, अब इतना अच्छा फिनोमेना है देखो, बिना एनर्जी सप्लाई के, मतलब एक बार आप एनर्जी दे के करंट फ्लो करा दो, फिर एनर्जी का सोर्स हटा दो तो वो करंट फॉर एवर फ्लो होती रहेगी। ये तो बहुत अच्छा है, बिना एनर्जी की सप्लाई के आपकी करंट फ्लो होती जा रही है। लेकिन इस फिनोमेना को आप डेली लाइफ में यूज इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये फिनोमेना बहुत ही लो टेम्परेचर पे अचीव होता है, वेरी स्मॉल टेम्परेचर। मान लीजिए -200 डिग्री सेल्सियस पे हुआ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप याद मत कर लेना इसको, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। -200 डिग्री सेल्सियस पे मान लो एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन गया, तो अब -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर जगह मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। और आप जिद में अड़ जाओ, नहीं साहब मैं तो कर ही दूंगा -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते, कर सकते। हर जगह लार्ज स्केल में मेंटेन करना मुश्किल है इसको, मुश्किल क्या, बहुत डिफ़िकल्ट है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप जिद में अड़ गए, आपने कहा नहीं साहब मैं तो कर ही दूंगा, -200 कर दूंगा मैं, तो कर दो आप, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि -200 पे आपका कंडक्टर तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और सुपर कंडक्टर बनने के बाद एनर्जी आपसे लेगा नहीं, हो करंट फ्लो करेगा लेकिन एनर्जी नहीं लेगा बदले में। लेकिन -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो सुपर कंडक्टिविटी का फ़ायदा तब है जब एक कंडक्टर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाए, तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं उस फिनोमेना को। तो ये याद रखिएगा, सुपर कंडक्टिविटी भी। अब इस ग्राफ का फ़ायदा, तो ये जो RT वर्सेस T ग्राफ है, इसके दो फायदे हैं। इस ग्राफ से किसी भी कंडक्टर के लिए आप अल्फा और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। तो सिंपली आप ग्राफ प्लॉट करिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, दो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। कि मान लो T1 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जो है R1 है और T2 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को लेके आप ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दो पॉइंट आपके ये हैं, आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ से आपको अल्फा मिल जाएगा और क्रिटिकल टेम्परेचर मिल जाएगा। अब जैसे स्लोप निकालेंगे तो स्लोप में क्या आ रहा है, R0 अल्फा, R0 आप यहाँ से निकाल लेंगे तो अल्फा मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यही ग्राफ, सेम ग्राफ आपका रेसिस्टिविटी के लिए भी आएगा, एक जैसा, क्योंकि इक्वेशन एक जैसी है तो ग्राफ भी एक जैसा आएगा, सेम ग्राफ आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किए, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किए, तीन ग्राफ मैंने बनाए हैं। इफ़ यू लुक एट दिस ग्राफ, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि रेसिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो ये किसके लिए है ग्राफ, ये एलॉयज़ के लिए है, क्योंकि एलॉयज़ का रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस अलग अलग बातें हैं, बट दे आर कनेक्टेड। हाई रेसिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा। तो एलॉयज़ की जो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड कर रही है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए। तो अल्फा कम है इसलिए डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये वाला ग्राफ देखो, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंड इफ यू लुक एट दिस, इसमें रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है, सो दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर्स। ये सेमी कंडक्टर्स के लिए है जिनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखें, रो एट T डिग्री सेल्सियस, रो एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस माइनस अल्फा T, तो माइनस साइन किसके लिए आएगा, सेमी कंडक्टर्स के लिए। तो इनकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होगी,
प्लस साइन आएगा कंडक्टर्स के लिए, इनकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, और एलॉयज़ के लिए क्योंकि अल्फा बहुत कम होता है तो रेसिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये ग्राफ याद रखिएगा, काम आएंगे, ठीक है। और सुपर कंडक्टिविटी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करूँ, टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी कर दूँ, तो ये इस तरह से ग्राफ आता है। ये देखो, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्योंकि केल्विन स्केल में, सॉरी दिस इज एट केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में 0 केल्विन जो होता है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो नेगेटिव में नहीं जाएगा ये। तो इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 हो गया और कंडक्टर आपका सुपर कंडक्टर बन गया, रेसिस्टेंस कह लीजिए या रेसिस्टिविटी कह लीजिए 0 हो गई, तो ये सुपर कंडक्टर बन गया। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज, ये देखो इंक्रीज हो रही है, जैसे ये ग्राफ है वैसे ही आ गया, और इससे कम पे तो खैर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का कनेक्शन मैंने आपको बताया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, सिंपल सर्किट्स। ये एक सर्किट है। सिंपल सर्किट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन को अगर आप पीछे से उसका कवर हटाएंगे तो अंदर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको मिलेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें कनेक्टेड होंगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कनेक्टेड होंगे, राइट। या इसी तरह से आप अपना कंप्यूटर खोल के देखें तो उसके अंदर भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, टेलीविज़न के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा। हम इन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे, सिंपल वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक है, मोबाइल फ़ोन मेरा जो भी है, उस मोबाइल फ़ोन में जो कुछ लगा हुआ है, जिस तरह से लगा हुआ है, मुझे उससे नहीं मतलब, उस पूरे मोबाइल फ़ोन का ये रेजिस्टेंस है, और उस मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी मैंने लगा रखी है वो ये बैटरी है। यानी मैंने पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया। खाली मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल के रेजिस्टेंस की, चाहे उसके अंदर जो भी लगा हो, जितनी सारी चीज़ें जिस तरह से लगी हो मतलब नहीं, पूरे मोबाइल का ये रेजिस्टेंस और ये उसकी बैटरी, सिंपल, इसलिए बोलते हैं सिंपल सर्किट, ठीक है। तो अब आप देखो ये बैटरी है। अच्छा, बैटरी किसी भी तरह की हो, चाहे वो ड्राई सेल हो, चाहे वो लेक्लेंसे सेल हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, सिंपल वोल्टाइक सेल हो, सिंपल से सिंपल सेल, कोई भी सेल हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल से सिंपल, उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन होती है। एक कंटेनर होगा, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट होगा और 2 इलेक्ट्रोड होंगे, ये कॉमन है। अब ये अरेंजमेंट आपने किस तरह से कर रखा है वो अलग बात है। बटन सेल होता है तो उसमें अलग होगा, ड्राई सेल जो घर पे यूज़ करते हो वो अलग तरह से, अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन ये चीज़ें बेसिक हैं कि एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट और 2 इलेक्ट्रोड, ये कॉमन है। अब आप देखो, आपने ये सर्किट कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस है, बाहर भी है और अंदर भी है। किसी भी सिंपल सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है इंटरनल सर्किट और दूसरा होता है एक्सटर्नल सर्किट। मैं बहुत सिंपल तरह से आपको बता देता हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। इंटरनल सर्किट मतलब सेल, और एक्सटर्नल मतलब जहां आपने सेल लगा रखा है। अगर आपने अपने मोबाइल में बैटरी लगा रखी है तो बैटरी इंटरनल और मोबाइल एक्सटर्नल। आपने टॉर्च में सेल लगाया तो टॉर्च एक्सटर्नल और जो सेल लगा रखा है वो इंटरनल। 2 हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और बैटरी के अंदर जब चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस करेगा बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। जब चार्ज ट्रेवल करेगा तो यहाँ भी वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपकी बैटरी, और बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के बाहर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के अंदर, ये। अब जब चार्ज इसमें फ्लो करेगा, नोइंग दिस फैक्ट कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ, करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होती है, तो इसलिए जब इसमें चार्ज फ्लो करेगा, चाहे वो ऐसे फ्लो करे या ऐसे फ्लो करे, चार्ज फ्लो करेगा तो कंप्लीट पूरे सर्किट में करेगा, क्लोज पाथ में। तो जो वर्क
बैटरी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा उतना ही वर्क बैटरी के अंदर होगा, लेकिन एक वर्क प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो टोटल वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर टोटल वर्क निकालूं तो 0 होगा। टोटल वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज 0। वैसे भी आपने पढ़ा है कि क्लोज पाथ का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। तो इस हिसाब से भी देखो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरे पाथ के लिए वर्क जो आएगा वो कितना आएगा? 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। यानी एनर्जी की सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं हो रही है। तो एनर्जी की सप्लाई कौन कर रहा है? बैटरी। और बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से एनर्जी का सप्लाई हो रही है। तो बैटरी सप्लाई कर रही है एनर्जी। अब अगर आप ये फॉर्मूला देखें V = IR जो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था, इस फॉर्मूले को अगर मैं दूसरी तरह से देखूं, वहां तो आपने V = IR किसी और सेंस में पढ़ा था, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो फिर R आ गया था एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो V = IR हो गया था। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसके हिसाब से इसको देखूं तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि I करंट R रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फ्लो करे तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। डॉन फॉरकेट पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन, वर्क मतलब एनर्जी। तो ये एनर्जी है, यूनिट चार्ज के लिए है वो अलग बात है, पर यूनिट चार्ज के लिए, लेकिन ये है एनर्जी। तो अगर आप चाहते हैं कि I करंट R रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फ्लो कर जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, तो अगर रेजिस्टेंस रास्ते में है तो करंट को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी चाहिए I × R, और ये एनर्जी कौन सप्लाई करने वाला है? बैटरी। अब इस पूरे सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक बैटरी के बाहर और एक बैटरी के अंदर। यहाँ भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी। बाहर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? I × R, और अंदर कितनी पड़ेगी? I × r। तो टोटल कितनी पड़ेगी? इतनी। एंड दैट इज व्हाट यू कॉल द EMF ऑफ अ सेल। EMF बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पढ़ा है आपने? दिस इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दिस इज द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन द होल सर्किट। दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप पॉज आप सुन लीजिए। क्या बोला कि दिस इज द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन द होल सर्किट। जैसे अगर मैं कहूं कि किसी बैटरी का EMF 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट EMF वाली बैटरी है, तो वोल्ट का मतलब क्या होता है? जूल पर कूलम। आपको याद होगा वोल्ट आपने जूल पर कूलम। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करने के लिए ये बैटरी कितनी एनर्जी देगी? 6 जूल। ये मतलब है 3 वोल्ट का सेल है तो 1 कूलम के लिए कितनी देगी? 3 जूल। दैट इज व्हाट यू कॉल EMF ऑफ अ सेल। और यहीं से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि इसको आप लिख सकते हैं I = E/R + r। किसी भी सर्किट की टोटल करंट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है। कोई भी सर्किट आपको दिया होगा, आपको टोटल करंट निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF इसलिए कह रहा हूँ कि किसी सर्किट में एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं, तो टोटल EMF ले लेंगे। तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट यू कॉल द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें जो I × R है, ये इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज है। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है बैटरी की? कि दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट ओनली। ये देखो, एक्सटर्नल सर्किट की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। ये टोटल एनर्जी थी, अंदर भी और बाहर भी, सॉरी वो अंदर और ये बाहर, तो ये टोटल थी। और ये क्या है? सेल के बाहर। तो सेल के बाहर जो एनर्जी की सप्लाई हो रही है, यानी इसके लिए जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल टर्मिनल वोल्टेज। तो ये टर्मिनल वोल्टेज को मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब वो वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे लेके आऊँ ये, तो इसमें I × R क्या है? V + IR, और ये E, ये रिलेशन आ गया EMF और टर्मिनल वोल्टेज में, रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। अब इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ डिस्कशन है बड़ा इंपॉर्टेंट
ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज से रिलेटेड, ये आपका फॉर्मूला आया E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, ठीक है। अब ये तीन केसेस है, देखो पहला केस E मोर देन V, ईएमएफ ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज कम, दूसरा E और V इक्वल, तीसरा ईएमएफ कम और टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा। ऐसा कब होगा? तो पहला केस क्या है कि जब आप कह रहे हैं कि ईएमएफ ज़्यादा है और टर्मिनल वोल्टेज कम है, ये तब होगा जब सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर ईएमएफ, और वो फॉर्मूले से भी देख रहे हो, ईएमएफ ज़्यादा है टर्मिनल वोल्टेज कम है। अगर सेल आपका ओपन सर्किट में है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है, ये ओपन सर्किट में सेल अगर है तो I जीरो तो E और V बराबर, देखो I को जीरो कर दो तो E और V इक्वल, यानी टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम। और ये पॉसिबिलिटी तब भी आ सकती है जब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा सेल आप नहीं बना सकते कि जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ही ना हो, लेकिन मैथमेटिकली ये पॉसिबिलिटी बनती है। स्मॉल r अगर जीरो है तब भी E और V बराबर होगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट काम आएगा आपके। किसी सर्किट में एक सेल लगा रखा है और आपसे न्यूमेरिकल में बोला है कि साहब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दीजिए, तो फिर जो ईएमएफ होगा वही टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और तीसरा केस है कि अगर सेल आपका चार्ज हो रहा है, अब सेल ही चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल। अब सेल चार्ज कैसे होगा? अब मान लो आपका ये सेल था, ये डिस्चार्ज हो गया, अब आप इसी सेल को चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज कैसे करोगे? किसी दूसरी बैटरी से या सेल से सप्लाई करोगे एनर्जी। तो अब मैंने देखो इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई जिसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी अब इसको मिलने वाली है, तो करंट सर्किट में इसकी वजह से फ्लो होगी। इसके पास तो एनर्जी है नहीं, इसकी तो चार्जिंग होनी है अभी, तो जब इसके पास एनर्जी ही नहीं है तो करंट इसकी वजह से फ्लो होगी जिसके पास है। तो आप देखो कि सर्किट में करंट ऐसे जा रही है, जब यही सेल डिस्चार्ज हो रहा था तो करंट ऐसे जा रही थी, यानी इसके हिसाब से देखो तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही थी। लेकिन यही सेल जब चार्ज हो रहा है तो इसके लिए करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसके लिए अब लो टू हाई करंट जा रही है इसके लिए। तो क्योंकि इस सेल के लिए करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो आपका रिलेशन हो गया E इक्वल्स टू V माइनस आई आर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब क्योंकि ये रिलेशन आ रहा है तो यहाँ से V इक्वल टू डेफिनेटली E प्लस आई आर आएगा, और आप देख रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा है और ईएमएफ कम है। एक सिचुएशन और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस है आपका एक्सटर्नल और ये है आपकी बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल, ये ईएमएफ। अगर मैं इसकी शॉर्ट सर्किटिंग कर दूं, शॉर्ट सर्किटिंग, ये आपने एक वायर लगा दिया, और वायर जब आप शॉर्ट सर्किटिंग कह रहे हैं, ये वायर कह रहे हैं, तो इसमें आप रेजिस्टेंस कितना मान के चल रहे हैं? 0। और ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस ऑलवेज प्रिफर्स लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट ऑलवेज प्रिफर्स लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा ऐसे पाथ को प्रेफर करती है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो, और ओबियस सी बात है, ऐसे रास्ते में कौन जाना चाहेगा जहाँ अपोजिशन ज़्यादा हो? रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन, तो करंट को कौन अपोज करता है? करंट। तो करंट तो हमेशा प्रेफर करेगी उस रास्ते में जाने की जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। अब यहाँ तो आपने शॉर्ट सर्किटिंग कर दी और इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, नेग्लिजिबल है या है ही नहीं, तो ये तो करंट इधर ही से कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ नहीं जाएगी। ऐसा भी कई सर्किट्स में, कई न्यूमेरिकल्स में काम आएगा शॉर्ट सर्किटिंग। ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किटिंग में करंट इस रास्ते को फॉलो करके वापस आ जाएगी, यहाँ तो जाएगी नहीं, तो इस रेजिस्टेंस का होना नहीं होना बराबर है। वैसे भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रेजिस्टेंस की जो औकात होती है वो करंट की वजह से होती है। करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? अपोजिशन की बात तब करोगे जब करंट होगी, क्योंकि अपोजिशन करंट का ही होना है। अगर करंट ही नहीं है तो काय का अपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो अब अगर ये रेजिस्टेंस R 0 है तो यहाँ पे क्या होगा? लुक एट दिस, आपने लिखा था E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, जिसको इसमें फिर इसको आपने V लिख लिया था। अब यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस तो यूज ही नहीं हो रहा है, अब क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है तो ये चीज़ 0 हो गई, यानी I इंटू आर कितना हो गया? 0। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया? आई आर, या E माइनस आई आर इक्वल टू 0 हो गया, यानी टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो गई? 0, नो टर्मिनल वोल्टेज। ये ध्यान रखना। तो एक सिचुएशन ये भी है कि टर्मिनल वोल्टेज बैटरी की 0 कब होती है? जब शॉर्ट सर्किटिंग आप कर देते हैं, तब 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैटरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन था।
अब हम अपने अगले डिस्कशन में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है क्योंकि लंबा हो गया काफ़ी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, सेल्स के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिए। वीडियो मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। पूरा देखेंगे वीडियो आप तो तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, इस बात को मान के चलिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है लाइफ में। कोई भी चीज़ सीखनी है तो पूरी सीखिए, और ये पूरी सीरीज है वीडियोस की, बीच बीच में से पिक करके अगर आप वीडियो देखेंगे तब भी आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो शुरू से देखिए, एक स्ट्रेच में आप देखिए, भले एक स्ट्रेच में सारी वीडियो ना देखिए, लेकिन वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए, 1 2 3 4 ऐसे शुरू करेंगे तो कंटिन्यूटी में बातें आपको समझ में आएंगी। बहुत सारी बातें इस वीडियो में जो मैं कर रहा हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारी पिछले वीडियो में होंगी, तो वो आपस में कनेक्टेड होती है, तो समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।